चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं आज। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, शॉर्ट में बोले तो AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये एक स्कीम है। हम अभी तक पढ़ के आए हैं नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम, ये उससे अलग है। तो AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है पहले ये समझते हैं। कंपनी एसएससी के लिए एक स्कीम है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट, जो कहलाती है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और ठीक उसी पैटर्न पर नॉन कंपनी एसएससी के लिए स्कीम बनाई गई AMT। तो कंपनी के लिए क्या था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और नॉन कंपनी के लिए नाम में थोड़ी हेराफेरी कर दी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, तो कंपनी एसएससी के लिए एक बहुत ही स्कीम फेमस है, मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की स्कीम, जिसका सेक्शन है 115JB। ठीक इसी पैटर्न पर नॉन कंपनी एसएससी के लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT के प्रोविजंस बनाए गए और उसमें सेक्शन डाला गया 115JC। ठीक है, तो हम बेसिकली AMT की तो आपके कोर्स में है नहीं अभी, CA फाइनल में, मैट की स्कीम ये CA फाइनल में, और AMT की प्रोविजंस अभी हम पढ़ेंगे। नॉन कंपनी एसएससी पर एप्लीकेबल है AMT की स्कीम, जो कि स्कीम का सेक्शन है सेक्शन 115JC। इसमें क्या दे रखा है, शुरू में दे रखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब ये सेक्शन पूरे इनकम टैक्स एक्ट पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखती है। मतलब पूरे इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को ताक पे रख दिया जाएगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट है इस सेक्शन 115JC का। अब इसमें क्या बोला गया, टैक्स पेबल बाय ए नॉन कंपनी एसएससी, मतलब AMT के प्रोविजंस नॉन कंपनी एसएससी पर लगते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें कि एक नॉन कंपनी एसएससी को टैक्स पेबल जो कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी नॉन कंपनी एसएससी है उनका टैक्स दो तरीके से कैलकुलेट होगा। एक तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो नॉर्मल टैक्स आता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर टैक्स, जो अभी तक हम समझ चुके हैं नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम। तो नॉर्मल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल टैक्स निकाला जाएगा, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है रेगुलर टैक्स। आप चाहें तो नॉर्मल टैक्स भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल टैक्स निकाला जाए, नॉर्मल टैक्स। फिर सेक्शन 115JC के हिसाब से AMT प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए एक टैक्स निकाला जाए, उसको हम शॉर्ट में बोल देंगे AMT वाला टैक्स। तो एक टैक्स आपको निकालना रहता है नॉर्मल टैक्स, और दूसरा निकालना रहता है AMT वाला टैक्स। पे क्या करेंगे दोनों में से, जो भी हायर है, मतलब नॉर्मल टैक्स और AMT वाला टैक्स, विच एवर इज हायर। ये जो AMT वाला टैक्स है वो कैलकुलेट किस पे होता है, वो कैलकुलेट होता है एडजस्टेड टोटल इनकम पर। नॉर्मल टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, टोटल इनकम पर। नॉर्मल टैक्स टोटल इनकम पर कैलकुलेट होता है, और AMT वाला टैक्स एडजस्टेड टोटल इनकम पर कैलकुलेट होगा। और अल्टीमेटली पे क्या करना रहेगा, दोनों कैलकुलेशंस करनी होंगी, नॉर्मल टैक्स और AMT वाला टैक्स। पे करेंगे विच एवर इज हायर। ठीक है, तो
कंपनी एसएससी के लिए एक ऐसी स्कीम है, मैंने बोला सेक्शन 115 जेबी, जिसका नाम क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट। सीए फाइनल का सबसे खास चैप्टर, कंपनी एसएससी का टैक्सेशन। ठीक है, यहां हम पढ़ रहे हैं नॉन कंपनी एसएससी के लिए एएमटी के प्रोविजंस। तो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करें, एएमटी का टैक्स कैलकुलेट करें, दो टैक्स आगे सामने, क्या करना है, दोनों में से जो भी हायर है। तो नॉर्मल टैक्स तो आप कंप्यूट करना सीख चुके हो, समझ चुके हो। अब समझते हैं हम एएमटी वाला टैक्स कैसे निकलेगा। उसके लिए काम आएंगे सेक्शन 115 जेसी के प्रोविजंस। तो यहां कहा जा रहा है एएमटी की टैक्स रेट है 18.5% बेसिक, और ये कैलकुलेट होता है एडजस्टेड टोटल इनकम पर। इसका मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे वो भी समझना है। पहले वर्किंग नोट में एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाएगी, उसका 18.5% एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बेसिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें ऐड किया जाए सरचार्ज। सरचार्ज मैंने नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में क्या बोला था कि क्या देखते हुए सरचार्ज लगता है, टोटल इनकम देखते हुए सरचार्ज लगता है। 50 लाख तक 0, 50 लाख से 1 लाख के बीच में, 50 लाख से 1 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम है तो 10%। 1 करोड़ से इनकम एक्सीड करती है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करती तो 15%। आपने पढ़ा था 0%, 10%, 15%, 25%, 37%। तो वो सरचार्ज के प्रोविजन एज इट इज काम आएंगे, लेकिन वहां पर सरचार्ज के लिए हम देखते थे टोटल इनकम को देखते हुए हम सरचार्ज कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहां पर टोटल इनकम की जगह वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम को ध्यान में रखते हुए सरचार्ज लगाया जाएगा। तो जो आप पढ़ चुके हो सरचार्ज के प्रोविजन, टोटल इनकम देखो उसके हिसाब से सरचार्ज लगाओ। लेकिन एएमटी के प्रोविजंस में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम देखो उसके हिसाब से सरचार्ज लगाओ। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा। तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जो लिमिट दे रखी थी सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी के लिए वही काम आएंगी। बस टोटल इनकम की जगह हमें यहां पर एडजस्टेड टोटल इनकम देखनी होती है। बट सरचार्ज लगता किस पर है, बेसिक टैक्स पर। लगाने के लिए हमको देखनी है एडजस्टेड टोटल इनकम, बट लगता किस पर है, बेसिक टैक्स पर। ठीक है, और एमआरएस मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज पूरा कंसेप्ट समझ चुके हम। ठीक है, वो लेस हो जाएगी, अगर अलाउएबल है तो लेस हो जाएगी। तो सरचार्ज एक बार ऐड हुआ और उसमें से एमआरएस लेस हो गई तो नेट सरचार्ज आता है। बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज जोड़ देंगे, फिर बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा। तो टोटल टैक्स आ जाएगा एस पर एएमटी प्रोविजंस, और शॉर्ट में हम इसको एएमटी वाला टैक्स ही बोलेंगे, एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो प्रोविजन क्या बोलता है, आपको टैक्स दो तरीके से निकालना होगा, नॉर्मल टैक्स और एएमटी वाला टैक्स, और पे करना है इन दोनों में से जो भी हायर है। ठीक है, तो ये स्कीम गवर्नमेंट ने क्यों बनाई, काफी एसएससी मैनिपुलेशन करते हैं और अपनी इनकम को नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम में डाउन कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बनाई कि हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एएमटी के प्रोविजंस बनाते हैं। तो हम एसएससी से दो तरीके से टैक्स कंप्यूट करवाएंगे, नॉर्मल टैक्स और एएमटी का टैक्स, और उसको बोलेंगे दोनों में से जो ज़्यादा है वो भर दे। ठीक है, ताकि डिपार्टमेंट के टैक्स रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन में कमी नहीं आए। तो एएमटी के प्रोविजंस इस तरीके से हैं। तो एएमटी वाला टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% बेसिक, और सरचार्ज और सेस एज अप्लीकेबल एएमटी वाला टैक्स आ जाएगा। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो ये कैसे कैलकुलेट होगी समझते हैं। पॉइंट नंबर 2,
आपने नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो टोटल इनकम निकाली है, आपको निकालनी पड़ती है, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टोटल इनकम निकालनी पड़ती है, जैसे आप निकालते आए हो अभी तक। इस चैप्टर का इफेक्ट दिए बगैर, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर को ताक पे रख दो हाल फिलहाल, और नॉर्मल वे में आप जैसे नॉर्मल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए टोटल इनकम निकालते हो, निकाल दो। उसके बाद उसमें ऐड करो। क्या ऐड करो? 3 चीजें ऐड करने को बोला है। क्या? एक तो हेडिंग सी वाले इनकम रिलेटेड डिडक्शंस ऐड बैक कर दो। ऐड बैक कैसे कर दूं? ये टोटल इनकम तो वो डिडक्शंस लेस करने के बाद ही तो आई है टोटल इनकम। आप कह रहे हैं हाँ टोटल इनकम वो डिडक्शन लेस करने के बाद आई है, बट अब एक बार ऐड कर दो इसको वापस। बट सारे नहीं, इनकम रिलेटेड डिडक्शंस ऐड बैक कर दो। कौन से? हेडिंग सी वाले। ठीक है, एक इनकम रिलेटेड डिडक्शन हेडिंग सी ए में भी होते हैं। कौन से वाले? एटीटीटीए, एटीटीटीबी। वो ऐड बैक नहीं करने को बोला है, सिर्फ हेडिंग सी वाले बोला है। तो हेडिंग सी वाले कौन कौन से हैं? एटीआईए से लेकर एटीआईई तक, एटीजेजेए और एटीजेजेए, एटीएलए, एटीपीए, एटीक्यूक्यूबी, एटीआरआरबी, ये सारे आपके इनकम रिलेटेड डिडक्शन थे। वैसे इसमें एक एटीपी और भी होता है, वो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, बुक में भी नहीं दिया गया आपको। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली ये जो एटीपी है, ये डिडक्शन मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, डिडक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। एटीपी का डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, वो एड बैक नहीं करना है। उसके अलावा हेडिंग सी के जितने भी इनकम रिलेटेड डिडक्शन हैं एड बैक कर दिए जाए। जब मैं कहता हूं एड बैक कर दिए जाए, इसका मतलब मैं ये जो एएमटी के प्रोविजंस हैं, इसमें इनकम रिलेटेड डिडक्शन एक तरीके से बोला जा रहा है डिसअलाउ हो गए। एड बैक हो गए मतलब क्या? डिडक्शंस एड बैक करना मतलब क्या? डिडक्शंस डिसअलाउ हो जाना। तो ये डिडक्शन बेसिकली एएमटी प्रोविजंस में डिसअलाउ हो रहे हैं। और एसएससी ने अगर 10AA का डिडक्शन क्लेम किया, 10AA का डिडक्शन ध्यान है, सेज यूनिट को जो डिडक्शन मिलता है, सेज यूनिट को जो डिडक्शन मिलता है, बेसिकली वो है एग्जम्पशन, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जीटीआई के बाद होता है, हमने पढ़ा था। तो है तो वो एग्जम्पशन, बट उसका इफेक्ट एज इफ डिडक्शन दिया जाता है जीटीआई के बाद। तो कई लोग उसको एग्जम्पशन बोलते ही नहीं हैं, कई लोग उसको डिडक्शन ही बोलते हैं। तो 10AA का डिडक्शन भी एड बैक कर दिया जाए, मतलब एएमटी प्रोविजंस में ये भी डिसअलाउड आइटम है। और 35AD का डिडक्शन, पीजीबीपी हेड में हमने 35AD पढ़ा था कि एसएससी अपना कोई स्पेसिफाइड बिजनेस लगाता है। 14 बिजनेस पढ़े थे। 14 बिजनेस में 35AD वाला बिजनेस क्या, उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, तो उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसएससी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, उसका डिडक्शन उसे सेक्शन 35AD में मिल जाता है। कितना? 100%। ठीक है, तो वो भी एड बैक कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो टोटल इनकम आई है वो उठा लो, उसमें 3 चीजें एड बैक कर लो। हेडिंग सी वाले इनकम रिलेटेड डिडक्शन, 10AA का डिडक्शन और 35AD का डिडक्शन एड बैक कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो 18.5% AMT की रेट है, तो यहां पर एक बात लिखिए आप, यहां पर इस पॉइंट पर आप एक बात लिखिए, इफ SSC is
कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 15% लगेगा बेसिक एएमटी, 15% इंस्टीड ऑफ 18.5%, 18.5% की जगह 15% ही लगेगा अगर एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अमेंडमेंट है बेसिकली, 18.5% की जगह 15% ही लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एएमटी की रेट रिड्यूस की गई है, ठीक है। अब तो मैंने बोला एएमटी 18.5% लगता है वैसे तो, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 15% लगता है। किस पे कैलकुलेट होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम पर। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आती है? पहले टोटल इनकम जो आ रही है नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से उठा लो, उसमें एड बैक कर लो हेडिंग सी वाले इनकम रिलेटेड डिडक्शन, फिर 10AA का डिडक्शन एड बैक कर लो, फिर 35AD वाला डिडक्शन एड बैक कर लो। तो ये तीन चीजें एक तरीके से डिसअलाउ हो रही है एएमटी के प्रोविजंस में। लेकिन 35AD के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर एसएससी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का 100% डिडक्शन उसे सेक्शन 35AD में मिल जाएगा अगर, तो इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। पढ़ा था ऐसा। तो बताइए, अब 35AD का डिडक्शन अगर एडबैक हो रहा है, डिसअलाउ हो रहा है एएमटी प्रोविजंस में, तो एसएससी डेप्रिसिएशन क्लेम करने का हकदार बन गया, एलिजिबल हो गया कि नहीं डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए? हो गया। उसका 35AD का डिडक्शन यहां एडबैक हो रहा है, मतलब उसे अलाउ नहीं हो रहा है, मतलब वो क्लेम नहीं कर रहा है 35AD का डिडक्शन अगर, तो डेप्रिसिएशन तो उसे उन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अलाउ होना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट कह रही है ठीक है 35AD का डिडक्शन एड बैक, लेकिन उन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके आप एड बैक करो 35AD का डिडक्शन। 35AD का डिडक्शन एड बैक तो करो, लेकिन पूरा नहीं, उसमें से डेप्रिसिएशन जितना अलाउएबल है हटा दो। क्यों? इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, 35AD का डिडक्शन एड बैक कर रहे हैं और बट डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। 35AD का डिडक्शन डिसअलाउड, बट उन कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रिसिएशन अलाउड। तो 35AD का डिडक्शन पूरा एड बैक नहीं करना है, उन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जितना डेप्रिसिएशन अलाउएबल है वो लेस करने के बाद जो रिमेनिंग 35AD का डिडक्शन बचता है वही एड बैक करना है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी। तो हमने कहा एसएससी दो तरीके से टैक्स निकाले, नॉर्मल टैक्स और एएमटी वाला टैक्स, और पे करे व्हिचएवर इज हायर। अब एसएससी ने ये एएमटी सही निकाला है, एडजस्टेड टोटल इनकम और एएमटी उसने सही कंप्यूट किया है। इसके लिए एसएससी को सीए से रिपोर्ट ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम और एएमटी सही कंप्यूट किया है, और वो सीए रिपोर्ट इश्यू करेगा फॉर्म नंबर 29C में। और ये रिपोर्ट एसएससी ऑब्टेन करने के बाद एसएससी को डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन फर्निश करनी होगी। डिपार्टमेंट की वेबसाइट क्या? incometax.gov.in। कब तक सबमिट करनी होगी? आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। तो कब तक सबमिट करनी होगी? एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। उससे पहले रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से कम 1 महीना पहले एसएससी को ये सीए रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करनी होगी इनकम टैक्स की पोर्टल पर, ठीक है। तो मैंने बोला कि
कंपनी एसएससी के लिए गवर्नमेंट ने जैसे मैट की स्कीम बनाई, वैसे ही नॉन कंपनी एसएससी के लिए एएमटी की स्कीम बना दी। कंपनी के लिए स्कीम थी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, नॉन कंपनी के लिए कर दिया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। कंपनी एसएससी के लिए मैट की स्कीम थी सेक्शन 115 जेबी में, तो नॉन कंपनी एसएससी के लिए एएमटी की स्कीम कर दी 115 जेसी में। ठीक है। और हाँ, तो कंपनी के लिए भी ऐसा कुछ कुछ है क्या? हाँ, आप सीए फाइनल में पढ़ोगे कि कंपनी एसएससी भी अपना टैक्स दो तरीके से कैलकुलेट करे, नॉर्मल टैक्स और मैट वाला टैक्स, और पे करे हायर। ठीक उसी पैटर्न पर एएमटी के प्रोविजंस रखे गए, नॉर्मल टैक्स और एएमटी का टैक्स व्हिचएवर इज हायर। अब काफी जगह असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर में एक सेक्शन आता रहा बीच में कि एसएससी सेक्शन 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहा है। 115 बीएससी क्या? अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। तो यहां क्या बोल रहे हैं? अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लेता है तो उस पर एएमटी के प्रोविजंस नॉट अप्लीकेबल हो जाएंगे। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर ली तो एएमटी के प्रोविजंस नॉट अप्लीकेबल हो जाएंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम सेक्शन 115 बीएसी में और 115 बीएडी में, ये 115 बीएडी ये भी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम है, बट ये तो है 115 बीएसी तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम, और 115 बीएडी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम होती है, सीए फाइनल में डिटेल में है। यहां क्या बोल रहे हैं? अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करेगा तो उस पर एएमटी के प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये बातें सेक्शन 115 जेसी में दे रखी हैं। अब एक पॉइंट और, इसमें हमने शुरू में ही पढ़ लिया यहां पर कि ये एएमटी के प्रोविजंस किस पे अप्लीकेबल होते हैं? नॉन कंपनी एसएससी पर होते हैं। कंपनी एसएससी के अलावा जितने भी एसएससी हैं सब पर एएमटी के प्रोविजंस अप्लीकेबल है। लेकिन सेक्शन 115 JEE में दे रखा है कि एएमटी के प्रोविजंस अप्लीकेबल किस पे होंगे? अप्लीकेबिलिटी किस पर है? एनी पर्सन पर अदर देन ए कंपनी। तो अभी तक तो यही बात साबित हुई है कि एएमटी के प्रोविजंस नॉन कंपनी एसएससी पर लगते हैं। पर सवाल पैदा होता है कि सारे नॉन कंपनी एसएससी पर लगती है क्या ये एएमटी के प्रोविजंस? एएमटी की स्कीम क्या सारे नॉन कंपनी एसएससी पर लगती है क्या ये स्कीम? नहीं, सारे नॉन कंपनी एसएससी के लिए स्कीम नहीं है। किसके लिए है? जिन्होंने ये डिडक्शन क्लेम किए हैं, जिन्होंने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किए हैं, हेडिंग सी वाले या सेज यूनिट वाला 10AA वाला डिडक्शन क्लेम किया है या 3580 वाला डिडक्शन क्लेम किया है। तो बेसिक पहली कंडीशन क्या? नॉन कंपनी एसएससी तो होना चाहिए। लेकिन नॉन कंपनी एसएससी देखते हुए बस उस पे एएमटी के प्रोविजंस लगा नहीं देने हैं। क्या चेक करना है? क्या उन्होंने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किए क्या हेडिंग सी वाले, या 10AA का डिडक्शन क्लेम किया है, या 3580 का डिडक्शन क्लेम किया है? अगर किया है तो ही उस नॉन कंपनी एसएससी पर एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे। तो एक गाना होता था ऋषि कपूर का कि क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया, क्या कभी तुमने किसी से प्यार किया,
तो यहाँ कोई नॉन कंपनी एसएससी आए ना, उससे पूछना है क्या तुमने कभी इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया, क्या तुमने 10AA का डिडक्शन क्लेम किया, 3580 का डिडक्शन क्लेम किया, वो बोले हाँ, तो उस पर एएमटी के प्रोविजंस लग जाएंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। फिर अच्छा बताइए, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई और एजेपी, क्या ये सब नॉन कंपनी एसएससी हैं? नॉन कंपनी एसएससी हैं, तो इन पर एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे, और तब भी लगेंगे जब अब इन्होंने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया हो, 10AA का डिडक्शन क्लेम किया हो, 3580 का डिडक्शन क्लेम किया हो। ये तो प्राइम कंडीशन है ही। लेकिन अगर एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, तो उसके लिए एक एडिशनल कंडीशन और भी देखी जाएगी। क्या है वो एडिशनल कंडीशन? अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड करे तो ही उन पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो इंडिविजुअल देखे कि हाँ मैंने वो डिडक्शन क्लेम किए, हाँ किए हैं, प्लस एडजस्टेड टोटल इनकम भी 20 लाख को एक्सीड करे तो ही उस पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट हर लेवल पे बार बार सेग्रीगेशन कर रही है। कंपनी एसएससी हट जाओ, नॉन कंपनी एसएससी आपके लिए ही है एएमटी की स्कीम। फिर नॉन कंपनी एसएससी में फिर दो टुकड़े, क्या आपने ये डिडक्शन क्लेम किए हैं? क्या 10AA, 3580 या इनकम रिलेटेड डिडक्शन अगर क्लेम किए हैं तो आपके लिए एएमटी की स्कीम, एएमटी के प्रोविजंस हैं, और अगर क्लेम नहीं किए हैं तो नहीं है आपके लिए एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल। फिर उसमें भी देखें, क्या एसएससी नॉन कंपनी तो है, बट चेक किया जाए क्या वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है। अगर है तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन और देखी जाए कि क्या उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड करती है। तो हम बोल देते हैं जिनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड करती है वो रिच कैटेगरी, रिच, तो उस पर ही एएमटी के प्रोविजंस लगाए गए हैं, गरीबों पर नहीं लगाए गए। ठीक है, रिच कैटेगरी पर लगाए गए। तो क्या दे रखा है आगे, अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीवाई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है तो एएमटी के प्रोविजंस, अब देखिए लैंग्वेज नेगेटिव सेंस में लिखी गई। क्या लिखा गया? एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करती है। एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड नहीं करती, ऐसा लिखा है। इसका मतलब अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड करती है तो ही एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और एजेपी पर। तो ये भी चेक करना रहेगा। और एग्जाम में अधिकतर आपके इंडिविजुअल का क्वेश्चन आएगा, तो पहले चेक करना आप उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना। अगर वो 20 लाख को एक्सीड करे और एसएससी ने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया हो, 3580 का या 10AA का डिडक्शन क्लेम किया हो, तो उस पर एएमटी के प्रोविजंस लगा देने, उसका नॉर्मल टैक्स निकालना है और एएमटी वाला टैक्स निकालना है और पे करना होगा उसको विच एवर इज हायर। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ कि ये प्रोविजंस में लिखा है कि नॉर्मल टैक्स और एएमटी का टैक्स जो भी, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो पे करना है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल टैक्स बन रहा था 10 लाख और एएमटी वाला टैक्स बन रहा था 17 लाख, तो क्या पे करना रहेगा? 17 लाख। अब एसएससी का एक आर्ग्यूमेंट है, मेरा टैक्स तो वैसे नॉर्मली 10 लाख ही बन रहा था, बट आपने बनाए एएमटी के प्रोविजंस और वो बना के आपने हमको बेवकूफ बनाने का काम किया है। आप कह रहे हो कि ज्यादा भरो, क्यों भरें ज्यादा, और ज्यादा भरने का फायदा क्या मिलेगा?
तो 10 लाख 17 लाख विच एवर इज हायर, 7 लाख आप मेरे से एक्सेस पेमेंट करवा रहे हो, उस एक्सेस पेमेंट का मेरे को कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो गवर्नमेंट कहती है हाँ, ये जो आपका एक्सेस पेड हुआ है 7, ये आपकी क्रेडिट पड़ी रहेगी हमारे पास। मतलब इस एक्सेस पेमेंट की क्रेडिट आपको आपके पास रहेगी, आप इस क्रेडिट को फ्यूचर में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक बात समझना, तो एएमटी की क्रेडिट अराइज कैसे होगी? एक बेसिक फंडा समझ लेना, आगे भी काम आएगा। एएमटी की क्रेडिट मिलती है, ठीक है, एएमटी की क्रेडिट मिलती है। एएमटी की क्रेडिट अराइज कब होती है? अराइज कब होती है? जब एएमटी वाला टैक्स नॉर्मल टैक्स से ज्यादा होता है। एसएससी का आर्गुमेंट होता है नॉर्मल टैक्स कम बन रहा है मेरा, एएमटी के टैक्स के एएमटी प्रोविजंस की वजह से मेरे को ज्यादा भरना पड़ रहा है टैक्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी क्रेडिट मिल जाएगी। एएमटी और नॉर्मल टैक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस की क्रेडिट मिल जाएगी। नॉर्मल टैक्स तो कम बन रहा था, एएमटी प्रोविजंस की वजह से ज्यादा भरना पड़ा, तो जितना ज्यादा भरना पड़ा उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। कितनी? डिफरेंस जितनी। तो ये क्रेडिट, पहले साल एएमटी का टैक्स ज्यादा आ रहा था, ज्यादा भर दिया, डिफरेंस की क्रेडिट मिल गई। दूसरे साल भी एएमटी का टैक्स ज्यादा आ रहा था, दूसरे साल भी एएमटी की क्रेडिट हो गई। तो ये क्रेडिट यूज कब होगी? एएमटी की क्रेडिट क्या इकट्ठी होती रहेगी? इकट्ठी क्या अचार डालेंगे उसका हम? इसका होगा क्या? ये हम यूज कैसे करेंगे? जब कभी नॉर्मल टैक्स एएमटी के टैक्स से ज्यादा होगा, तो नॉर्मल प्रोविजन तो है ना सिंपल कि नॉर्मल टैक्स और एएमटी का टैक्स विचएवर इज हायर भरो। तो हमको हायर भरना जब पड़ेगा ना, जब हमको हायर भरना पड़ेगा, नॉर्मल वाला, अभी नॉर्मल वाला हायर है तो वो भरना पड़ेगा, तब हम इसमें से वो क्रेडिट यूज कर लेंगे और बैलेंस अमाउंट पे करेंगे। तो सिंपल फंडा है क्या? एएमटी की क्रेडिट पैदा कब होगी, अराइज कब होगी? जब नॉर्मल टैक्स से ज्यादा एएमटी का टैक्स भरना पड़े, तो डिफरेंस के अमाउंट से एएमटी की क्रेडिट पैदा होगी। उसको यूज कैसे करेंगे? जब कभी नॉर्मल टैक्स ज्यादा बने, एएमटी के टैक्स से ज्यादा बने नॉर्मल टैक्स, तब वो क्रेडिट यूज होगी। ठीक है, अब चूंकि अराइज भी डिफरेंस से हुई है, अराइज भी डिफरेंस से हुई है, तो यूज भी डिफरेंस जितनी ही की जा सकेगी। अराइज डिफरेंस जितनी हुई है, तो जब यूज करने का भी टाइमिंग आएगा तो डिफरेंस जितनी, इसका और इसका जितना डिफरेंस है उतना ही हम वो क्रेडिट उस ईयर में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन है 115 जेडी। 115 जेडी, इसमें क्या बोला कि क्रेडिट एक्यूमुलेट होती रहेगी, इकट्ठी होगी कब? जब कभी एएमटी का टैक्स नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है। जब एएमटी वाला टैक्स नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है तो क्रेडिट एक्यूमुलेट होगी। एक्यूमुलेट होगी मतलब अराइज होगी। अराइज कितनी होगी? डिफरेंस जितनी। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एएमटी माइनस नॉर्मल टैक्स, ये डिफरेंस। तो डिफरेंस जितनी क्रेडिट अराइज हो जाएगी। फिर यूज कब होगी वो क्रेडिट? उसका, उस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन कब होगा, या उस क्रेडिट का सेट ऑफ कब मिलेगा? सेट ऑफ कब मिलेगा? जब कभी नॉर्मल टैक्स एएमटी वाले टैक्स से ज्यादा होगा उस ईयर में। जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स एएमटी वाले टैक्स से ज्यादा होगा उस ईयर में हम क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकेंगे।
कितना यूटिलाइज कर सकेंगे? डिफरेंस जितना ही। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नॉर्मल टैक्स माइनस AMT। तो क्रेडिट अराइज भी डिफरेंस से होती है और यूज भी डिफरेंस जितनी ही कर पाते हैं। समझे? तो अच्छा, कोई SSC ऐसा हो, पहला साल है, AMT वाला टैक्स ज्यादा है, क्रेडिट मिल गई। दूसरा साल है, AMT वाला ही टैक्स ज्यादा है, डिफरेंस की क्रेडिट मिल गई। ऐसे उसकी क्रेडिट इकट्ठी होती जा रही है, पहले साल की क्रेडिट, दूसरे साल की, तीसरे साल की। तो क्या ये क्रेडिट हमेशा ही पड़ी रहेगी? उसका कभी नॉर्मल टैक्स ज्यादा आता ही नहीं है। सपोज AMT वाला ही टैक्स हर ईयर में ज्यादा आता रहा है। हो सकता है कोई SSC ऐसा हो जिसका AMT वाला ही टैक्स ज्यादा बन रहा है हमेशा, हर ईयर में। तो क्रेडिट इकट्ठी होती रहेगी। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आप ये क्रेडिट इकट्ठी करते रहो, लेकिन इसके लिए हम एक टाइम लिमिट फिक्स कर देते हैं। ये जो क्रेडिट इकट्ठी हुई है पहले साल, अपने रेस्पेक्टिव ईयर से 15 साल तक ही आप इसको यूज कर सकते हो। 15 साल बाद भी ये क्रेडिट बची पड़ी है तो ये लैप्स हो जाएगी। ठीक है, 15 साल बाद अगर बची पड़ी है तो लैप्स हो जाएगी। ठीक है, और कैलकुलेशन कैसे होगी? रेस्पेक्टिव ईयर से, पहले साल की क्रेडिट पड़ी है, पहले साल की क्रेडिट पड़ी है, उसके लिए नेक्स्ट ईयर से 15 साल, फिर सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर की भी क्रेडिट पैदा हुई, सेकेंड ईयर की क्रेडिट के लिए थर्ड ईयर से 15 साल। तो रिस्पेक्टिव ईयर से नेक्स्ट 15 ईयर्स तक आप उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करते रहो। कैरी फॉरवर्ड का मना नहीं है, 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और बीच में कोई साल ऐसा है जब आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो AMT वाले टैक्स से, तब आप उस क्रेडिट को यूज कर लो। लेकिन फिर भी अगर वो क्रेडिट बची हुई रह जाती है तो 15 साल से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 15 साल तक भी वो क्रेडिट बची हुई है तो फिर उसके अगले साल से, 16वें साल से लैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम लिमिट क्या है ये AMT की क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने की? द कैरी फॉरवर्ड ऑफ AMT क्रेडिट शैल बी अलाउड ओनली अप टू नेक्स्ट 15 ईयर्स। और वो नेक्स्ट 15 ईयर्स कहां से शुरू होंगे? इमीडिएटली सक्सीडिंग द ईयर इन विच AMT क्रेडिट बिकम्स अलाउएबल। जब से वो क्रेडिट पैदा हुई है, अराइज हुई है, उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद भी बची रहेगी तो लैप्स हो जाएगी। कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहला साल है 21-22। आपका नॉर्मल टैक्स को वैसे रेगुलर टैक्स कहा जाता है ये नॉर्मल टैक्स। तो नॉर्मल टैक्स 18 लाख बन रहा है, ये फिगर्स सारे लैक्स में दे रखे हैं। तो नॉर्मल टैक्स 18 लाख बन रहा है, AMT वाला 30 लाख बन रहा है। AMT प्रोविजंस की वजह से ज्यादा भरना निकल रहा है। पे तो हमेशा से ये हम देखेंगे कि हायर पे करना है, नॉर्मल टैक्स और AMT वाला टैक्स विच एवर इज हायर, 30 लाख भरना रहेगा। लेकिन 30 लाख भरने के बाद हमारी क्रेडिट अराइज हो जाएगी। क्रेडिट कितनी अराइज होगी? डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 18 और 30 का डिफरेंस 12। तो डिफरेंस 12 से क्रेडिट अराइज होगी। ठीक है, इसको लास्ट में भी लिख देंगे कि ये एक्यूमुलेट हो गई 12 लाख। फिर सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स बन रहा है 20 लाख और AMT वाला 25 लाख। फिर AMT प्रोविजंस की वजह से ही ज्यादा भरना पड़ रहा है टैक्स। कितना भरेंगे? 25 लाख। लेकिन AMT प्रोविजंस की वजह से ज्यादा भरना पड़ रहा है 5 लाख। तो उस 5 लाख की क्रेडिट मिल जाएगी। डिफरेंस जितनी, डिफरेंस कितना? 20 लाख और 25 लाख, डिफरेंस
5 लाख की क्रेडिट पैदा इस साल हुई। एक पहले की भी क्रेडिट पड़ी है, ये उसमें 5 ऐड हो जाएगी तो अब कितनी क्यूमुलेटिव क्रेडिट बच जाएगी। लास्ट वाले कॉलम में हम उसको क्यूमुलेट करते रहेंगे, ठीक है। 17 लाख। फिर थर्ड ईयर आया, नॉर्मल टैक्स बन रहा है 20 लाख, एएमटी वाला 20 लाख। मैंने सारी सिचुएशंस जितनी भी पॉसिबल बनती हैं सब कवर करने की कोशिश की है कि अब कोई बोले सर हायर तो है ही नहीं, आपने बोला हायर पे करना है, हायर है ही नहीं तो मैं कोई भरूंगा ही नहीं टैक्स। आपने बोला था हायर ही पे करना है, तो हायर तो कुछ है ही नहीं। लकीर के फकीर नहीं बन रहा है, पे तो करना रहेगा, ठीक है। तो 20 लाख, लेकिन अब डिफरेंस कुछ है ही नहीं, क्रेडिट अराइज ही नहीं होगी, क्रेडिट अराइज नहीं होगी, 0। तो क्यूमुलेटिव अभी भी 17 लाख। फिर फोर्थ ईयर आया, नॉर्मल टैक्स बन रहा है 32 लाख और एएमटी वाला 21 लाख। अब नॉर्मल टैक्स ज्यादा है, एएमटी वाला टैक्स ज्यादा होता तो क्रेडिट अराइज होती, लेकिन अब टाइम आ गया है इस क्रेडिट को यूज करने का। क्रेडिट यूज करने का टाइम कब आता है? जब नॉर्मल टैक्स एक्सीड करे एएमटी वाले टैक्स को, ठीक है। तो पहले प्रोविजन अप्लाई करते हैं कि पे तो करना रहेगा व्हिचएवर इज हायर, दोनों का हायर क्या है 32 लाख हायर। अब क्रेडिट यूज कर सकते हैं इसको पे करते वक्त, पे तो हायर करना है 32 लाख, ये पे करते वक्त हम क्रेडिट यूज कर सकते हैं। अब एक दिक्कत, क्रेडिट पड़ी है मेरे पास 17 लाख, अब कोई बोले 17 लाख यूज कर लो, कैसे यूज कर लो? डिफरेंस से पैदा होती है, डिफरेंस जितनी ही यूज कर पाते हैं। डिफरेंस कितना है दोनों में? दोनों में डिफरेंस 11 लाख ही है, तो क्रेडिट भले ही 17 लाख की पड़ी हो, डिफरेंस चूंकि 11 लाख ही है तो 11 लाख जितनी ही यूज कर पाएंगे। अराइज भी डिफरेंस से होती है, यूज भी डिफरेंस जितनी ही कर पाते हैं। तो अब पे कितना करना रहेगा? 21 लाख, ठीक है। पे 21 लाख करना रहेगा। हाँ, 17 लाख क्रेडिट पड़ी थी, उसमें से 11 लाख यूज हो गई। 17 लाख पड़ी थी, 11 लाख यूज हो गई, तो अब बची हुई क्रेडिट कितनी रहेगी? 6 लाख। तो क्यूमुलेटिव क्रेडिट बची हुई रहेगी अब 6 लाख। फिर अगला ईयर आया तो उस ईयर का नॉर्मल टैक्स 16 लाख, एएमटी वाला 17 लाख। पे करना है व्हिचएवर इज हायर, क्रेडिट यूज कर लूं क्या? 6 लाख पड़ी है, क्रेडिट यूज करने का टाइम आया नहीं है, नॉर्मल टैक्स नहीं है ज्यादा एएमटी वाले से। क्रेडिट कब यूज कर पाते हैं? जब नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो। अब भी ज्यादा क्या है? एएमटी वाला, तो क्रेडिट यूज नहीं कर पाएंगे भले ही पड़ी है तब भी। तो अभी इस साल नई क्रेडिट और कितनी जनरेट हुई है? 16 और 17 डिफरेंस 1 लाख, ये इसमें क्यूमुलेट हो जाएगी। 6 + 1 7 हो जाएगा। ये क्रेडिट एक्यूमुलेट हो गई इस साल जो पैदा हुई, एक वो ऊपर वाले 6 में ऐड हो गई। 6 + 1 7 हो गई क्यूमुलेटिव क्रेडिट। फिर अगला साल आया, रेगुलर टैक्स बन रहा है आपका उस ईयर का 40 लाख और एएमटी वाला 28 लाख। अभी नॉर्मल टैक्स ज्यादा है क्या एएमटी वाले टैक्स से? नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो क्रेडिट यूज कर सकते हैं, क्रेडिट यूज। अब कहीं बोलेंगे हाँ डिफरेंस जितनी 40 और 28,
40 और 28 का डिफरेंस कितना? 12। 12 जितनी यूज कर लो। अरे 12 जितनी क्रेडिट पड़ी है क्या? डिफरेंस जितनी क्रेडिट यूज कर सकते हैं, लेकिन उतनी क्रेडिट पड़ी हो तब यूज कर पाएंगे ना। क्रेडिट पड़ी ही आपके पास 7 लाख की है, तो जितनी पड़ी है यूज कर लो। तो अभी इन दोनों का हायर 40 लाख, अब क्रेडिट यूज करो 7 लाख की, तो पे कितना करोगे टैक्स? 33 लाख। क्रेडिट पूरी इस साल तो पैदा हुई नहीं क्रेडिट, और पुरानी जो पड़ी थी 7 की वो भी कंज्यूम हो गई। ठीक है, तो अब तो क्रेडिट है ही नहीं, अब नहीं पैदा करो। तो नेक्स्ट ईयर आया, नॉर्मल टैक्स बन रहा है 42 लाख और एएमटी का 45। एएमटी की वजह से ज्यादा भरना पड़ेगा। कितना भरेंगे? 45, और डिफरेंस की क्रेडिट मिलेगी। डिफरेंस कितना? 3 लाख। 3 लाख की नई क्रेडिट पैदा हुई। फिर नेक्स्ट ईयर आया, रेगुलर टैक्स 43, एएमटी वाला टैक्स 44। एएमटी की वजह से ज्यादा भरना निकल रहा है टैक्स, हायर पे करेंगे। फिर नई क्रेडिट 1 लाख की पैदा हुई, वो एक्यूमुलेट हो जाएगी 3 + 1 4। फिर नेक्स्ट ईयर में नॉर्मल टैक्स बन ही नहीं रहा है और एएमटी वाला टैक्स 33 लाख बन रहा है। क्या पे करेंगे? हायर 33 लाख। सारी की सारी डिफरेंस कितना है? 33 लाख। नई क्रेडिट पैदा हो गई 33 लाख की, वो पुराने 4 में ऐड ऑन हो जाएगी, तो क्यूमुलेटिव क्रेडिट हो जाएगी 37। इस तरीके से कहानी चलती रहेगी, और लंबी कहानी चल सकती है। ये 12 लाख की क्रेडिट के लिए 15 साल। ठीक है, इस साल जो 5 पैदा हुई है, मतलब आपको हर स्टेज पे देखना पड़ेगा। अभी का ये जो 17 है, इसमें 12 पुराना है, नया इस साल का 5 है। ठीक है, तो इस 5 के लिए इस रिस्पेक्टिव ईयर से 15 साल तक, और पुराने 12 में से 1 साल खर्च हो चुका है, 14 साल और बाकी है। कहने का मतलब ये 15 साल तक जो हम क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव ईयर से 15-15 साल तक क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, समझ गए? अब कोई बोले कि मेरे तो हर साल एएमटी वाला टैक्सी ज्यादा भरना निकलता है, तो मेरे बंद करना है। चलिए, तो एएमटी क्रेडिट किसी एसएससी की एक्यूमुलेट होती जा रही है, उसका हर साल एएमटी वाला टैक्स ही ज्यादा निकलता है, एक्यूमुलेट होती जा रही है। अब उसके वो क्रेडिट के लैप्स होने के 15 साल भी खत्म होने को आ गए हैं। ठीक है, 15 साल भी खत्म होने के आ गए। अब उसका कहना है मेरे 15 साल खत्म हो रहे हैं, तो मेरी जो क्रेडिट एक्यूमुलेट होती रही है वो मैं यूज तो कर पाऊंगा नहीं, तो इसका मेरे को रिफंड दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट कह रही है एएमटी क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलेगा, एएमटी क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलेगा। अब कोई बोले आपने प्रोविजन ऐसे बना दिए, नॉर्मल टैक्स, एएमटी वाला टैक्स, एएमटी वाला ज्यादा भरना निकल रहा है, एएमटी क्रेडिट मेरी इकट्ठी होती जा रही है। एएमटी क्रेडिट बेसिकली मेरा आपके पास ज्यादा टैक्स पेड आपके पास पड़ा है, तो गवर्नमेंट आप मेरे को इस पर इंटरेस्ट दो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एएमटी क्रेडिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं? तो सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एएमटी क्रेडिट शैल आल्सो नॉट बी अलाउड टू द एसएससी। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 में क्या दे रखा है? इफ अगर एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी है और उसने
पहला साल था, उसने मान लो 35AD 10AA का डिडक्शन या इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया था और उस पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए थे। पहला साल था, एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए, एएमटी की वजह से ज्यादा भरना पड़ा टैक्स, उसके पास क्रेडिट आ गई पहला साल, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में कोई इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया ही नहीं, 10AA का डिडक्शन क्लेम किया ही नहीं, 35AD का डिडक्शन क्लेम किया ही नहीं, तो सेकेंड ईयर में उस पर एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। सेकेंड ईयर में उस पर एएमटी के प्रोविजंस लग ही नहीं रहे, तो अब उसका सवाल है, वो मेरे पे सेकेंड ईयर में एएमटी के प्रोविजंस लग नहीं रहे, तो वो क्रेडिट मेरे जो पहले साल जनरेट हुई थी उसका क्या? सेकेंड ईयर में मेरे लिए एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हुए, तो सेकेंड ईयर में मैं स्टिल वो फर्स्ट ईयर वाली एएमटी की क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा या नहीं? तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं, वो तो 15 साल तक आपके पास है। तो यहां क्या दे रखा है, इफ द एसएससी, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी है, हैज नॉट क्लेम एनी इनकम रिलेटेड डिडक्शन, 10AA का डिडक्शन, 35AD का डिडक्शन इन एनी ईयर, किसी ईयर में वो क्लेम नहीं करता है, जैसे मैंने बोला सेकेंड ईयर में वो क्लेम नहीं करता है, ठीक है। एंड या उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम भी उस ईयर की 20 लाख से ज्यादा नहीं है। रीजन क्या है, उस पर सेकेंड ईयर में एएमटी नहीं लगने का कारण क्या है? या तो उसने इनकम रिलेटेड डिडक्शन नहीं क्लेम किया सेकेंड ईयर में, 35AD 10AA का डिडक्शन क्लेम नहीं किया, या फिर उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम भी 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस सेकेंड ईयर में वो उस पर एएमटी के प्रोविजंस लग ही नहीं रहे थे। तो अब आगे दे रखा है, देन एएमटी प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन दैट ईयर। सेकेंड ईयर में एएमटी के प्रोविजंस उस पर लग नहीं रहे, तो भी वो entitled to set off his brought forward AMT credit in that year also। उसका नॉर्मल टैक्स तो बन ही रहा है ना। सेकेंड ईयर में उसका एएमटी प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल नहीं हुए, जिसकी वजह से उस पर एएमटी का टैक्स नहीं बना, लेकिन नॉर्मल टैक्स तो बन ही रहा है। अब कोई बोले कि नॉर्मल टैक्स तो बन ही रहा है, एएमटी वाला टैक्स, एएमटी के प्रोविजंस लगे ही नहीं उस पर, तो एएमटी कुछ बना नहीं, नॉर्मल टैक्स बन रहा है 10 लाख, पे करना है हायर। तो अगर एएमटी इस ईयर में लगा ही नहीं, तो क्या इस नॉर्मल टैक्स को पे करवाने के लिए हम ये क्रेडिट यूज कर पाएंगे या नहीं? पॉइंट ये है कि सेकेंड ईयर में मेरा एएमटी के प्रोविजंस लग नहीं रहे, लेकिन नॉर्मल टैक्स तो भरना निकलता है, तो क्या उस नॉर्मल टैक्स को पे करते वक्त मैं वो एएमटी की क्रेडिट यूज कर सकता हूं क्या उस सेकेंड ईयर में? अगर उस सेकेंड ईयर में एएमटी के प्रोविजंस मुझ पे नहीं लग रहे, लेकिन मेरे पास फर्स्ट ईयर में जनरेटेड क्रेडिट पड़ी है, तो मैं उस क्रेडिट को यूज कर सकता हूं क्या नॉर्मल टैक्स पे करवाने के लिए? यस, अलाउ है। पॉइंट समझे? फिर पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ ए पर्सन, अगर हमने पढ़ा था अगर कोई पर्सन अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लेगा तो उस पर एएमटी के प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मानो पहला साल आया, एएमटी की क्रेडिट इकट्ठी हो गई, दूसरे साल की भी इकट्ठी हो गई और पहली वाली में एक्यूमुलेट हो गई, तीसरे साल एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस थर्ड ईयर में उस पर एएमटी के प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल हो जाते हैं। उस केस में क्या होगा? क्या क्रेडिट वो अभी भी यूज कर पाएगा या नहीं? देखो, अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट करता है तो उस पर एएमटी के प्रोविजंस लगते नहीं है, तो अब इस केस में उसकी क्रेडिट भले ही उसके पास पड़ी है, लेकिन डिमिंग बेसिस पर उसे जीरो मान लिया जाएगा। मतलब क्रेडिट पड़ी होने के बावजूद उसे लैप्स करवानी होगी।
2 पॉइंट अलग अलग बोले मैंने। थर्ड पॉइंट अलग है, फोर्थ पॉइंट अलग है। थर्ड पॉइंट में हो क्या रहा है, थर्ड पॉइंट में उस पर्टिकुलर ईयर में एएमटी का टैक्स नहीं है उसके पास, लेकिन नॉर्मल टैक्स पे करवाने के लिए वो अपनी पुरानी एएमटी की क्रेडिट यूज कर सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने अलग बोला, अगर एसएससी अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम ऑप्ट कर लेता है तो उस पर एएमटी के प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल हो जाते हैं, और अगर उस टाइम पर उसके पास एएमटी की क्रेडिट पड़ी है तो उसे जीरो मान लिया जाए, मतलब 15 साल का टाइम पड़ा होने के बावजूद वो क्रेडिट लैप्स करवानी होगी। ठीक है, चलिए फिर अब कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल टैक्स बनता है, एक चैप्टर आएगा आपके, अगर आपका टैक्स 10,000 या 10,000 से ज़्यादा बनता है तो ये टैक्स आपको एडवांस में पे करना रहता है। उसके लिए एक अलग से चैप्टर आएगा, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स चैप्टर के प्रोविजंस कौन से एसएससी इस पर लगते हैं, जिनकी अल्टीमेट फाइनल टैक्स लायबिलिटी या तो 10,000 है या 10,000 से ज़्यादा है, उनको अपना टैक्स एडवांस में भरना रहता है। एडवांस में भरना रहता है मतलब क्या, अभी ईयर एंड हुआ ही नहीं है, अपनी इनकम का एस्टिमेट लगाओ और उसका टैक्स एडवांस में भरना शुरू कर दो इंस्टॉलमेंट वाइज। तो एक एसएससी का आर्ग्यूमेंट है कि ये जो एडवांस टैक्स के प्रोविजन हैं वो लिखे गए हैं नॉर्मल टैक्स के कनेक्शन में, और मेरा तो नॉर्मल टैक्स 10 लाख बन रहा है और एएमटी का मान लो 17 लाख बन रहा है, तो मैं तो विच एवर इज हायर पे कर रहा हूँ। हायर पे कर रहा हूँ मतलब मैं तो एएमटी वाला भर रहा हूँ ना टैक्स। अब चूंकि मैं एएमटी वाला भर रहा हूँ टैक्स, तो ये एएमटी वाला टैक्स मेरे को एडवांस में नहीं भरना रहेगा। मतलब वो गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा है कि एडवांस टैक्स के प्रोविजन तो आपने नॉर्मल टैक्स के कनेक्शन में बनाए हैं, और अभी तो मेरा एएमटी की वजह से भरना निकल रहा है, तो ये एएमटी वाला टैक्स मेरे को एडवांस में भरने की लायबिलिटी नहीं है। एसएससी का ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां क्या लिखा है, भरना क्या है आपको, नॉर्मल टैक्स और एएमटी वाला विच एवर इज हायर। अब जो भी हायर बन रहा है, अगर वो 10,000 या 10,000 से ज्यादा बन रहा है तो आप पर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाई अलग से 115JE, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजंस अपना काम करते रहेंगे, तो जो एडवांस टैक्स इंटरेस्ट लगता है, ये चैप्टर है कोर्स में, कोई टैक्स लेट पे करेगा, रिटर्न लेट फाइल करेगा, तो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी रहेगी और पेनल्टीज वगैरह, तो वो प्रोविजंस अपना काम करते रहेंगे। अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू द एसएससी। कहने का मतलब नॉर्मल टैक्स, एएमटी वाला टैक्स विच एवर इज हायर, एएमटी वाला भर रहे हो तो भी ये भी एडवांस में भरना है, और एडवांस में नहीं भरा, लेट भरोगे, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। अदर प्रोविजंस अपना काम करते रहेंगे। और लास्ट में दे दिया कुछ डेफिनेशंस, उसमें क्या लिखा कि एएमटी का मतलब होता है टैक्स कंप्यूटेड एज पर एएमटी प्रोविजंस, और रेगुलर टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। पहले ही समझ लिया था, ठीक है। तो प्रोविजन वाला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन बैंक। देखिए पेज नंबर है आपके 239, पेज नंबर 239 पर क्वेश्चन नंबर 1। Mr. Praful, an individual set up an unit in a special economic zone सेज एरिया में, वो यूनिट लगाता है कब, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में।
फाइनेंशियल ईयर 19-20 में वो यूनिट लगाता है सेज एरिया में। अच्छा, सेज एरिया के लिए आप पढ़ चुके हो कि 10AA का एग्जम्पशन मिलता है। कितना मिलता है? क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 100% पहले 5 साल, फिर अगले 5 साल क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50%, फिर उसके अगले 5 साल तक, टोटल 15 साल तक मिलता है। तो पहले 5 साल क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 100%, दूसरे 5 साल उस पे क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50%, और फिर तीसरे 5 साल क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50% और अमाउंट ट्रांसफर टू सेजरार, सेज इस री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, उसमें ट्रांसफर करना पड़ता है, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो 15 साल तक इन्होंने ये यूनिट 19-20 में लगाई है। अभी आपका करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 22-23 चल रहा है क्या, करंट प्रीवियस ईयर। तो ये कौन सा ईयर होगा? पहला साल 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। इट मीन्स ये 4th ईयर है। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्यों? पहले 5 साल तक क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलता है। चूंकि ये 4th ईयर चल रहा है तो क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर ये 6th 7th ईयर चल रहा होता तो क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50% लेते। अब आगे बोल रहे हैं, द यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10AA। 10AA की कुछ कंडीशंस थी क्या? कि वो डेवलपमेंट कमिश्नर से परमिशन लेटर ले, एज पर सेज एक्ट के हिसाब से वो एंटरप्रेन्योर हो, वो एक्सपोर्ट करे, उसकी यूनिट अपना ऑपरेशन बिगिन करे कब? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, 2005 यूनिट ऑपरेशनल हो। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2005 से 10AA का डिडक्शन शुरू हुआ है, और एक्सपोर्ट करना जरूरी है। और एसएससी या तो मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये भी 21-22 मतलब पिछला साल, तो पिछले साल में इन्होंने एक वेयर हाउस भी लगाया है। वो अलग जगह लगाया है, वो एक दूसरी जगह लगाया है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये वेयर हाउस वाला बिजनेस क्या 35AD वाला बिजनेस है? अब एक बात बताइए, आपने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर एसएससी 35AD का डिडक्शन क्लेम करता है तो 10AA का नहीं मिलेगा, और अगर 10AA का क्लेम करता है तो 35AD का नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक ही यूनिट पर अगर क्लेम किया जा रहा है तो ये सेज यूनिट अलग एरिया में लगाई गई है और ये वेयरहाउस अलग एरिया में लगाया गया है। तो बताइए, अब अलग अलग यूनिट पर, एक यूनिट अलग है सेज एरिया में, उस पर 10AA का एग्जम्पशन लेना चाहता है, और जो वेयरहाउस लगाया है वो अलग जगह लगाया है, उस पर 35AD का लेना चाहता है। मिल जाएगा या नहीं? दोनों मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। अगर एक ही यूनिट इसकी सेज एरिया में होती और वो 35AD वाला बिजनेस कर रही होती तो फिर ये सवाल आता कि 35AD का डिडक्शन ले या 10AA का ले। ठीक है, लेकिन अभी तो दोनों ही यूनिट अलग अलग एरिया में, तो सेज वाले एरिया में जो यूनिट लगाई गई है उस पर वो 10AA का लेगा, और 35AD वाली यूनिट वो अलग जगह लगाई गई है तो उस पर 35AD वाला ले लेगा। कहने का मतलब ये पर्टिकुलर एसएससी दोनों डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। क्यों? तो उसने दो अलग अलग यूनिट लगाई है, एक यूनिट पे वो 10AA का लेगा, दूसरी यूनिट पे वो 35AD का लेगा, ले सकता है, मना नहीं है। फिर इस 35AD वाली यूनिट के लिए जो इसने वेयरहाउस लगाया है, इस पर इसने कैपिटल सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किए इसने, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इसने 75 लाख। उसमें से लैंड
का 10 लाख का खर्चा इस 75 लाख में शामिल है। 35AD बोलता है सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस 10 लाख का नहीं मिलेगा। 75 लाख में से 10 लाख लैंड का खर्चा है, इसका नहीं मिलेगा 10 लाख का। तो 35AD में कितना डिडक्शन मिलेगा बाकी का? 65 लाख का। तो इस 75 लाख में से ये 10 लाख जो लैंड का खर्चा है इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 65 लाख इतना ही डिडक्शन मिलेगा 35AD में, 100% ऑफ 65 लाख। फिर लेकिन इसने ये वेयरहाउस शुरू कब से किया है? 1 अप्रैल 2022 से। ये है इसकी DCB, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और इसने ये जो खर्चे 21-22 में किए थे, 75 लाख 21-22 में किए थे, लेकिन यूनिट ऑपरेशनल कब से हुई? 1 अप्रैल 2022 से। जब ये यूनिट की DCB थी, इसी डेट को इसने ये खर्चे अपनी बुक्स में कैपिटलाइज किए हैं। तो बताइए, ये खर्चे 21-22 में हो चुके थे, ये खर्चे 21-22 में हो चुके थे, लेकिन चूंकि ये तब तक SSC ने अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया था। खर्चे अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं तो इन खर्चों का डिडक्शन मिलता है किस ईयर में? द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दीज कैपिटल एक्सपेंडिचर आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किस दिन कैपिटलाइज करें? DCB के दिन। क्या ऐसी कोई कंडीशन थी 35AD में? तो वो खर्चे कैपिटलाइज कब कर रहा है? इस डेट को मतलब 1 जनवरी 2022 को वो खर्चे कैपिटलाइज कर रहा है। तो इन खर्चों का डिडक्शन उसको किस ईयर में मिलेगा? 22-23 में मिलेगा। ठीक है, फिर आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द रेलेवेंट डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के डिटेल इस तरीके से, सेज एरिया में जो यूनिट लगाई थी उसका प्रॉफिट है 40 लाख। इसी यूनिट के लिए एक्सपोर्ट सेल की 80 लाख और इसी यूनिट की डोमेस्टिक सेल है 20 लाख। तो सीधे सीधे बोलो ना कि सेज यूनिट का टर्नओवर कितना है? बताइए। 80 लाख प्लस 20 लाख 1 करोड़ है। 80 + 20 1 करोड़ हो गया टर्नओवर। फिर ये तो आपको सेज एरिया की यूनिट की इंफॉर्मेशन दी। आगे जो दूसरी वेयरहाउस की यूनिट लगाई थी, वेयरहाउस अलग बिजनेस है इसका, ये इसने सेज एरिया में नहीं लगाया है, ये इसकी अलग यूनिट है। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़ 5 लाख। लेकिन ये 1 करोड़ 5 लाख बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD है। मतलब इसमें से 35AD का डिडक्शन अभी लेस होना बाकी है। अब आपको पूछ रहे हैं कि कंप्यूट करें इसका इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT। इसको पे क्या करना रहेगा? असेसमेंट ईयर 23 चॉइस, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, असेसमेंट ईयर 23 चॉइस के लिए इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? तो 2 तरीके से टैक्स निकालना है, नॉर्मल टैक्स AMT वाला, विच एवर इज हायर पे करवाना है इससे। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशंस शुरू करते हैं। इसको 10AA का डिडक्शन सेज एरिया की यूनिट के रेस्पेक्ट में मिलेगा। उस सेज यूनिट की इंफॉर्मेशन इन पहले 3 पॉइंट्स में थी। 40 लाख का प्रॉफिट है। सेज यूनिट का प्रॉफिट कितना है? 40 लाख। टर्नओवर है आपके पास, टोटल टर्नओवर है आपके पास, एक्सपोर्ट टर्नओवर है। तो 10AA में क्वालिफाइंग प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। कैसे आएगा? उस सेज यूनिट की बिजनेस इनकम 40 लाख इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 लाख इन अपॉन टोटल टर्नओवर 1 करोड़। ठीक है, तो आप 10AA का एग्जम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो। बिजनेस इनकम 40 लाख इनटू ET एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 लाख और नीचे TT टोटल टर्नओवर
1 करोड़, तो आपका 10AA का डिडक्शन आ गया 32 लाख, ये मिल रहा है आपको। और ये 4th ईयर चल रहा है, बता दिया आपको। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ क्वालिफाइंग प्रॉफिट। 100% ऑफ क्वालिफाइंग प्रॉफिट, इतना डिडक्शन मिलेगा 10AA में। तो चलिए पहले सेज यूनिट की हम कैलकुलेशन करते हैं। सेज यूनिट का आपका प्रॉफिट आ रहा है 40 लाख। इसमें से आपको 10AA का डिडक्शन मिल जाएगा 32 लाख। तो इफेक्टिवली आपकी सेज यूनिट का बिजनेस इनकम कितनी टैक्सेबल होगी? 8 लाख। ये आपका सेज यूनिट की कैलकुलेशन हो गई, सेज यूनिट। फिर ये पहला बिजनेस था, अब दूसरी जगह एक वेयरहाउस और लगाया है, ये 35AD वाला बिजनेस हुआ। ये 35AD वाला बिजनेस है। इसका सीधे ही आपको प्रॉफिट दे दिया है 1 करोड़ 5 लाख, लेकिन अभी 35AD का डिडक्शन लेना बाकी है। ऊपर हम डिडक्शन कैलकुलेट करके आए थे, क्या कितना मिलेगा? 65 लाख। तो 1 करोड़ 5 लाख में से 35AD का डिडक्शन लेस हो जाएगा 65। तो इस 35AD वाले बिजनेस की कितनी बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी? 40 लाख। तो टोटल इनकम आपकी कितनी? 48 लाख। 48 लाख। अभी तक हमने ये जो टोटल इनकम निकाली है, ये नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकाली है। क्या ये नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से निकाली है? अब इस पर आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर लें। ये आपकी नॉर्मल इनकम है, इस पे आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करें। 48 लाख पर नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम ध्यान रखते हुए टैक्स कैलकुलेट करें। आपको पता है कि 10 लाख तक कितना लगेगा? 1,12,500। 10 लाख के ऊपर कितना जा रहा है? 38 लाख। 38 लाख पर 30% लगा दीजिए, उसमें 1,12,500 जोड़ दीजिए, इतना आ रहा है आपका नॉर्मल टैक्स 12,52,500। इसमें 4% सेस जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया नॉर्मल टैक्स फाइनल। नॉर्मल टैक्स हमने निकाला नॉर्मल इनकम पर, नॉर्मल टैक्स नॉर्मल इनकम पे निकाल दिया। फिर एएमटी वाला टैक्स निकालते हैं। एएमटी वाले टैक्स के लिए क्या करेंगे? वो टोटल इनकम निकाल लेंगे जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आ रही थी। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम कितनी आ रही थी, वो उठा लेंगे 48 लाख। इसमें एड बैक करेंगे क्या? इसने 10AA का डिडक्शन कितना क्लेम किया? 32 लाख। एड बैक कर दें। और 35AD का डिडक्शन इसने कितना क्लेम किया? 65 लाख। एड बैक कर दें। लेकिन क्या 35AD वाला डिडक्शन पूरा एड बैक होता है, या उसमें से डेप्रिसिएशन हटा के बाकी का जो नेट बचता है वही एड बैक होता है? डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन बताइए, इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने किए थे? वैसे तो 75 लाख किए थे, 75 लाख किए थे। उसमें से 10 लाख तो लैंड का था, और लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होती है। तो इसने जो 75 लाख के खर्चे किए, उसमें से 10 लाख तो लैंड है, तो बाकी का 65 क्या है? कुछ नहीं बोला, बोला बस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये 65 लाख प्योरली सिर्फ बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये अजम्पशन लिख दी मैंने कि मैंने ऐसा माना कि बाकी का जो 65 है वो टुवर्ड्स बिल्डिंग है। तो 65 लाख। अच्छा, बिजनेस की बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन रेट क्या है?
रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% और बिजनेस की बिल्डिंग पे 10%। तो ये बिजनेस की बिल्डिंग है तो इस पे 10%। तो ये डेप्रिसिएशन इसको अलाउ हो जाएगा, बाकी का ही 3580 का डिडक्शन एडबैक होगा। ये सब करने से क्या आएगी? एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई है, इसका 18.5% AMT लगेगा बेसिक। अच्छा, सरचार्ज लगेगा क्या? सरचार्ज अभी टोटल इनकम को देखते हुए नहीं लगाना है, एडजस्टेड टोटल इनकम को देखते हुए लगाना है। एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करती है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करती। कितना सरचार्ज लगेगा? 15% वाला। तो 15% सरचार्ज लग जाएगा। वो किस पे कैलकुलेट होगा? बेसिक टैक्स पर। तो ये सरचार्ज किस पे कैलकुलेट होगा? बेसिक टैक्स पर। फिर जो आया उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देंगे तो AMT वाला टैक्स आ जाएगा। राउंड ऑफ तो करना ही है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। तो राउंड ऑफ होके आपका AMT वाला टैक्स आ गया। ये है आपका AMT वाला टैक्स और ये है आपका नॉर्मल टैक्स। AMT वाला टैक्स दोनों आ चुके हैं सामने। पे क्या करना है? विच एवर इज हायर। पे करना है इन दोनों में से हायर क्या है बोलो? AMT वाला है क्या? नॉर्मल टैक्स ये है, AMT वाला टैक्स। AMT वाला टैक्स ज्यादा है, विच एवर इज हायर पे करेंगे, मतलब AMT वाला टैक्स पे करेंगे। लेकिन AMT प्रोविजंस की वजह से अगर ज्यादा भरना निकलता है टैक्स तो डिफरेंस की क्रेडिट मिल जाएगी। तो डिफरेंस निकाल दीजिए, नॉर्मल टैक्स और AMT का डिफरेंस वो क्रेडिट के रूप में अलाउ हो जाएगा। कितने साल तक क्रेडिट मिलेगी? 15 साल। टोटल 15 इयर्स तक क्रेडिट मिलेगी। ठीक है, तो पहले नॉर्मल इनकम निकाली हमने, उसमें नॉर्मल टैक्स निकाला, फिर एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली, फिर उसमें हमने AMT निकाला। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राजेश हैज इनकम ऑफ 45 लाख अंडर द हेड PGBP। 45 लाख इनकी बिजनेस इनकम है। वन ऑफ द बिजनेसेस, ये टोटल इनके काफी सारे बिजनेस हो सकते हैं। PGBP हेड में 45 लाख की इनकम है। फिर आगे लिख रहे हैं वन ऑफ हिज बिजनेसेस, मतलब एक से ज्यादा बिजनेस है उनके। तो एक बिजनेस ऐसा है जिस पर ATIB में डिडक्शन मिलता है। ATIB मतलब क्या? इनकम रिलेटेड डिडक्शन, जो हेडिंग C में मिलता है। ठीक है, तो ये ATIB क्या है आपका? इनकम रिलेटेड डिडक्शन। ये आपका इनकम रिलेटेड डिडक्शन है जो हेडिंग C में मिलता है। उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसका 100%। ठीक है, तो उस बिजनेस का प्रॉफिट, उस बिजनेस का प्रॉफिट है 20 लाख, तो इसको 20 लाख का 100% डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80IB में, इनकम रिलेटेड डिडक्शन। अब आगे क्या बोल रहे हैं? इनका टैक्स पेबल निकालिए, एज्यूमिंग इनके कोई अदर इनकम नहीं है। एज्यूम करना है कि इनके कोई अदर इनकम नहीं है और ये मानते हुए इनका टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? पहले नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से नॉर्मल टैक्स निकालना है। तो PGBP हेड में इनके इनकम कितनी है? 45 लाख। यही GTI बन जाएगा, यही GTI बन जाएगा। अब GTI आने के बाद ये ATIB में डिडक्शन लेंगे 20 लाख। ठीक है, इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना? 20 लाख। 100% डिडक्शन मिलेगा, ATIB में 20 लाख डिडक्शन मिल गया, तो टोटल इनकम आ गई 25 लाख।
25 लाख पे टैक्स कैलकुलेट कर लो स्लैब रेट को ध्यान में रखते हुए। 10 लाख तक 1,12,500, बाकी 15 लाख पर 30%, और उसमें 1,12,500 दोबारा जोड़ दो। टैक्स आ रहा है आपके 560 to 500, इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो तो ये आपका नॉर्मल टैक्स आ गया। नॉर्मल टैक्स आ गया। अब एएमटी वाला, बट एएमटी वाले टैक्स के लिए पहले हमें चाहिए एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आती है? जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम आई थी वो उठाइए, ठीक है। उसमें एड बैक कर दीजिए एटीआईबी का डिडक्शन 20 लाख, दोबारा पहुंच गया 45 लाख। एडजस्टेड टोटल इनकम, इसका एएमटी कितना बढ़ना है? बेसिक 18.5%, बेसिक आ गया 18.5%। फ्लैट, इसमें वो स्लैब रेट लगा के मत देखना, सीधे 18.5% फ्लैट लगाना है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर दीजिए, आपका एएमटी वाला टैक्स आ गया। एएमटी वाला टैक्स आ गया। इधर आपका नॉर्मल टैक्स। क्या एएमटी वाला टैक्स ज्यादा बन रहा है? तो पे क्या करेंगे? हायर जो है एएमटी वाला, लेकिन एएमटी का टैक्स ज्यादा बढ़ने की वजह से क्रेडिट मिल जाएगी डिफरेंस जितनी, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए, नॉर्मल टैक्स और एएमटी का टैक्स। डिफरेंस आपका आता है 280, 800। इसकी आपको एएमटी क्रेडिट मिल जाएगी सेक्शन 115 जेडी में, और ये क्रेडिट आपके पास 15 साल तक है। 15 साल के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, उसके बाद भी बची पड़ी है तो लैप्स हो जाएगी। चलिए चैप्टर खत्म, आज की क्लास में इतना ही।